हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। फ्रेंड्स, भूगोल की जो कक्षा हम पढ़ा रहे थे, सेवन थी, क्लास सेवन की एनसीईआरटी हम चल रही थी हमारी। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, तो उसको आप लोग मैनेज करिएगा। हालांकि कंप्यूटर और बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन ये सीरीज़ बंद नहीं होगी, ये अनवरत रूप से ही ऐसे चलती रहेगी। तो आप लोग भयभीत मत होइएगा, हमारे साथ चलते रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी एक पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, ठीक है, तो वो भी निरंतर आती रहेगी। अभी हमने पॉलिटी का 2024 का पेपर डिस्कस किया था, बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया है उसको। आप जाकर के प्लेलिस्ट में उसको सर्च करिएगा, खोजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से हम अन्य भी विषय की लेकर के आएंगे। ज्योग्राफी की हम इसमें जो है इन चीज़ों में, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, पॉलिटी तो साथ में चले रही, हिस्ट्री, तो इसमें जो है ये सारे सब्जेक्ट जीएस के हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, मतलब पीवाईक्यू पे हमारा बेस्ड रहेगा। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू आपको करा दिए जाएंगे, पीवाईक्यू से आपको जो है एक तो ये जानने को मिलेगा कि आने वाला प्रश्न कैसे बन सकता है। हम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि आपको एक तो सबसे पहले आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आप जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, पेपर टाइम में आप रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवीजन जब आप करोगे तो रिवीजन अपना तो आप जो स्वयं से कर रहे हैं वो तो करेंगे, जब आप मेरी पीवाईक्यू देखेंगे तो आपका स्वतः ही रिवीजन हो जाएगा उससे ही, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आने वाले प्रश्न कैसे हल करें, तो वो आपको प्रश्नों को हल करने की एक नए तरीके, नए नए तरीके आपको मिलेंगे, ठीक। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। तीसरा फ़ायदा ये है कि वो पीवाईक्यू जो हैं उससे आपको कॉमन सेंस टेक्निक पता चलेगी, कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं, ठीक। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी आपको पता चलेगा। तो ये आपको 3-4 फ़ायदे ऐसे मिलेंगे जो आपको पेपर में फ़ायदा करेंगे, ठीक। आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, वो ठीक है, लेकिन टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं हाल में ही विभिन्न बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान बड़े अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज निकालते हैं, 30-35 टेस्ट। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक एक टेस्ट सीरीज नहीं, 4-4 टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से महाबेवकूफ़ी है। आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ही लगानी चाहिए। और टेस्ट सीरीज के नुकसान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में कितने नुकसान हैं कि पीवाईक्यू सबसे बढ़िया विकल्प बनता है हमारा। आप देख रहे हो कितनी भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, आप यूपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप अगर पीवाईक्यू अच्छे से लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। तो पीवाईक्यू ही हमारे लिए सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। लास्ट में आप टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन पेपर से 15 दिन पूर्व तक ही लगाइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा। उसके बाद आप केवल और केवल यूपीएससी के जो प्रश्न हैं उसमें हम कोशिश करेंगे, हमारे पास देखिए कोई टीम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको यूपीएससी के सारे, जैसे कि आईएएस के जो प्रश्न हैं, पीटी के, वो करा दें। इसके साथ साथ समय मिला तो हम सीडीएस, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है, ईपीएफओ, ठीक है, जो जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, एनडीए वगैरह के जो भी जीएस के प्रश्न आए हैं, सीएपीएफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हम कोशिश करेंगे कि आपको करा दें, तो जिससे क्या होगा कि आपकी अच्छी एक पकड़ यूपीएससी में बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेरे साथ लगे रहिए दोस्तों, एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़िए। बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं जो ज्ञान देते हैं कि एनसीईआरटी 2 दिन में, 4 दिन में ख़त्म हो जाती है, एनसीईआरटी से कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिलता है, ट्रेडिशनल आपको पढ़ना होगा, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो। देखिए, किताब तो आपको पढ़नी है, बेसिक किताबें जो हैं, टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप किताबों के साथ साथ एनसीईआरटी जो आपका मूल है, बेसिक, सबसे पहले मूल हमारा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो अगला अध्याय या चैप्टर है 9, ठीक। पहले हमने 8th चैप्टर तक चर्चा कर ली थी, मैंने वहाँ पर 7 चैप्टर बोल दिया था उसको पढ़ते समय, तो आप उसको इतना ध्यान मत दीजिएगा। अब 8 चैप्टर ही सामने लिखा हुआ था, मेरे मुंह से 7 निकल गया था, ठीक। तो उसको आप नेगलेक्ट करिएगा, आगे आप कंटेंट को देखिए, कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। अब देखिए, शीतोष्ण घास स्थल, तो पहले तो हमको ये समझना है कि शीतोष्ण स्थल कौन से होते हैं। हालांकि मैं पहले कई बार आपको चर्चा करके बता चुका हूँ कि जो कटबंधी क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैं यहाँ फिर से आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये आपकी जो है
पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसको हम 0 अंश या भूमध्य सागरी भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी वृत्त बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आप 23 या इसको मोटा मोटा हम 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में अक्षांश। ठीक, तो इस पे हम जो है इसको बांटेंगे। तो ये हमारा जो क्षेत्र है ये, अब हम इमेजिन पिछले जो क्लास में पढ़ रहे थे कि 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ तक, तो इसको भूमध्य रेखी क्षेत्र बोलते हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई। बाकी ये मोटा मोटा आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको बोल देते हैं पूरा, तो इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। 23 होता है, 23.5 या 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण, हम मोटा मोटा 30 अंश बोल देते हैं। ठीक, तो इसको हम कर्क रेखा बोल देते हैं, इसको हम मकर रेखा बोल देते हैं। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, ये ठीक। अब इसके अंदर जो जो देश होंगे, इसमें जहाँ जहाँ जो जो देश आपके मिलेंगे उन देशों को हम उष्णकटिबंधीय देश बोलेंगे। ठीक, महाद्वीप जैसे जो महाद्वीप का भाग इसमें होगा उस महाद्वीप को बोलेंगे कि ये पार्ट उसका, जैसे हमारे भारत का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है इन क्षेत्र में है तो हम उसको बोल देते हैं। ठीक, तो इस तरह से अब इसमें फिर इसके बाद क्या होगा, 30 से 45 ये, इसको हम उपोष्ण बोल देते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ। यहाँ पर भी साउथ होगा ये। ठीक है, ये साउथ, यहाँ पर भी साउथ। तो ये क्षेत्र कैसा है, हम आपको उपोष्ण क्षेत्र, मतलब कि उष्ण है लेकिन थोड़ा सा कम है, तो उपोष्ण हो गया, ये भी उपोष्ण हो गया। ठीक, ठीक। फिर इसके बाद 45 से 60 ये, इसको हम ध्रुव वृत्त बोल देते हैं, ध्रुव वृत्त। ये यहाँ पर अब जो है समझ में नहीं आएगा तो यहाँ मैं एक बार और फिर से बना देता हूँ। ये आपकी 0 डिग्री हो गई, ये 23.5 अंश, ये 23.5 मतलब 30 अंश, फिर ये 45 अंश, फिर ये आपका ध्रुव वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त, तो इसके बीच का क्षेत्र मतलब 60 डिग्री, 45 से 60, 45 से 60। ठीक, 45 to 60 का जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, इसको हम शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण, तो ये दक्षिण में भी होगा और उत्तर में भी होगा। ठीक, तो हम इसी शीतोष्ण स्थल में, अब यहाँ बारिश जो है कम होती है, तो बारिश कम होने के कारण इसमें घास स्थल ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ की घासें ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास पाई जाती थी वो 3 से 4 मीटर लंबी होती थी। ठीक है, आपने उनको बारे में हमने जो है पिछली कक्षा में पढ़ाया, आप अगर उनको नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए। ठीक, दूसरी चीज़, यहाँ पर शीतोष्ण क्षेत्र में जो कुछ विरले ही, मतलब कि कुछ ही मात्रा में पेड़ मिल जाते हैं, नहीं तो आपके घास स्थल है। तो उत्तरी अमेरिका का जो घास स्थल है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उसको हम प्रेरी के नाम से जानते हैं। ठीक, प्रेरी, उसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। फिर ऐसे दक्षिण अफ्रीका में भी एक वेल्ड नाम का, उसको वहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल मिलते हैं उसको वेल्ड बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है इसको। अब यहाँ इस क्षेत्र में जो भी कैसी जलवायु है, ठीक, उस जलवायु में किस प्रकार के लोग या जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, हल्की फुल्की 7th क्लास है ना, तो छोटी मोटी चर्चा होगी। ठीक, तो यहाँ कैसी जलवायु है, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर किस प्रकार का उद्योग या किस प्रकार के व्यवसाय, किस प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक, इससे यूपीएससी मेंस में प्रश्न में आप लिंक दे सकते हो। ठीक, जैसे भूगोल पढ़ोगे तो उद्योगों का नाम, उद्योग से संबंधित अगर कोई प्रश्न आ जाता है या उससे भारत को प्रभावित करने वाले कोई प्रश्न आ जाता है तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो उद्योग, तो जहाँ पर जो उद्योग स्थापित होंगे उनके उद्योग जो स्थापित होंगे तो ऐसे क्षेत्र पर स्थापित होंगे जहाँ पर जिस चीज़ का उद्योग है, जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका गांव, बगल में आपका जो है गन्ना उत्पादन होता है। ठीक, आपके गांव में गन्ना खूब होता है, तो आपके 10, 20, 50 किलोमीटर में एक गन्ना मिल है। ठीक, तो यहाँ पर मिल स्थापित होने का एक कारण ये है ना कि आपका गन्ना उत्पादन यहाँ हो रहा है। ऐसे ही जो ये उद्योग है, यहाँ पर उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उस आसपास उसका प्रोडक्शन भी तो हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रेरी के जो मैदान होते हैं वहाँ पर गेहूँ खूब उगाया जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए मैं सिलेबस से बिल्कुल हटता नहीं हूँ, तो सिलेबस को पहले हम यहाँ पर रखते हैं।
ठीक है। तो सिलेबस को पहले हमको रखना है, सिलेबस देखना है, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों, अब यहाँ पर संसाधन की चर्चा हम हल्की फुल्की करेंगे, ठीक। उसमें दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को भी शामिल करते हुए, ठीक। फिर विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों, अब देखिए उद्योग की बात हो रही है, स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कर। अब देखिए 7th क्लास है ये, ठीक है, ज़्यादा बड़ी कक्षा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम हल्का फुल्का अपना बेसिक तैयार करते हुए चलेंगे। अब ये नहीं कि इसको छोड़ दे, क्या अरे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको एक एक चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये भूभौत की घटनाएं हैं, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, ये सब चीज़ें चलो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे ही। अब यहाँ पर इंग्लिश को भी मैंने लगा दिया, हिंदी माध्यम के हो तो क्या हुआ, इंग्लिश हमें सीखना ही है, तो ये इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके, ठीक। ये आगे पढ़ते हैं, अब इसको सीधे पढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ आपको बीच बीच में मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, और लास्ट में भी मैं आपको, अगर कोई बच्चा कॉपी पेन लेकर के, कॉपी पेन तो आपको लेकर कंपलसरी बैठना ही है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के अगर आप बैठे हैं तो मैं आपको लास्ट में, हालांकि मैं तो अपना शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, लास्ट में आपको एक साथ ही PDF बना के डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं है तो पहले आप टेलीग्राम को जो है सर्च करिए अशोका IAS के नाम से, वहाँ पर आपको हम PYQ की जो PDF दे रहे हैं फ्री में, ठीक है। कोई नहीं इतना करके देगा, ठीक है। तो अशोका IAS PYQ की दे रहे हैं, तो PYQ भी आप देख सकते हैं इसको। और बाकी हम, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हैं तो लास्ट में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा, तो जो इसका सार है, जितना भी हम पढ़ के जा रहे हैं लास्ट में उसका सार बता दूंगा, ठीक। तो इतना आपको करना है। फिर वहाँ PYQ जो आप जैसे PYQ वगैरह दे रहे हो तो PYQ वगैरह की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल चैप्टर है, तो हम हल्की फुल्की चर्चा करके निकल लेते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होते हैं, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं, उन्हें वन कहते हैं, ठीक। जहाँ पेड़ होंगे, पेड़ों की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ जंगल होगा, वन होगा। इसी प्रकार जिन प्रदेशों में पादप मतलब पेड़ पौधे वगैरह, पादप पेड़ पौधे, घास वास सबको मिला के जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है। जिन प्रदेशों को मतलब जिन क्षेत्रों में घास की अधिकता होती है उसे हम घास स्थल कहते हैं, ठीक। अभी मैंने बताई, पृथ्वी की सतह पर लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल का है। तो कुछ उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं और कुछ शीतोष्णकटिबंधीय हैं, ठीक है। क्षेत्र के विषय में ना, जिस क्षेत्र में जो चीज़ पाई जाएगी उस क्षेत्र का नाम तो उससे जुड़ा ही होगा ना। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु मिट्टी पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी पेड़ों के बारे में बताया कि पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की जलवायु पर निर्भर करते हैं कि कैसी जलवायु है, मिट्टी कैसी है, वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कितनी है, तो ही वहाँ पर वन पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। ऐसे घास में भी है। तो यहाँ पर अपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर, अगर जलवायु शुष्क है तो शुष्क प्रकार की घास होगी, शुष्क प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आर्द्र है तो उस प्रकार के मिलेंगे जैसे आर्द्रता है, ठीक। तो घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती बिल्कुल है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व की घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो एक आपका शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल हो गए, एक आपके उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल हो गए, ठीक। आगे चलते हैं। अब प्रेरी के बारे में देखिए, UPSC प्रश्न ऐसे डाल देता है, 2-3 घास स्थलों के नाम डाल देगा। पहले मैंने बता भी दिया किस क्षेत्र में कौन से घास स्थल मिलते हैं, पिछली कक्षा में हमने बताया है। अब यहाँ पर बताऊँगा तो समय जो है हमारे पास सीमित होता है, अगर यहाँ मैं उनकी भी चर्चा करूँगा तो सिर्फ समय की बर्बादी होगी, ठीक। तो हम जो है पिछली कक्षा में आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो पहले उसको देख लीजिए। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। ये समतल, मंद एवं ढलान पहाड़ियों वाले प्रदेश होते हैं, ठीक। जैसे ये समतल हो गए, हल्की सी ढाल हो गई, ठीक है, पहाड़ी वाले क्षेत्र हो गए, ये पहाड़ी। तो यहाँ पर जो पेड़ आपकी घास मिलेंगी उनको हम क्या कह देंगे, प्रेरी। ये आपके कहाँ मिलेंगे, उत्तरी अमेरिका में, ठीक। जहाँ पेड़ कम, अब देखिए पेड़ कम होते हैं, पेड़ कम होंगे तथा घास अधिक होगी, ठीक। वास्तव में घास का विशाल क्षेत्र है, एक तरीके से घास का मैदान, बिल्कुल बहुत बड़ा क्षेत्र। इसको घास की गंगा या बोल सकते हैं, ठीक है, घास का सागर बोल सकते हैं। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित, वृक्षों मतलब वहाँ पर वृक्ष नहीं है, ठीक, वृक्ष रहित, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं, ठीक, वन भी पाए जाते हैं। परंतु निचली मैदानों में नदी घाटियों, नदी क्या होती है, नदी जैसे ये है, अब ये नदी यहाँ पर बह के आ रही है, तो ये आपकी घाटी हो गई, ठीक। तो इसके आसपास घास मिलेंगे। अब देखते नहीं कोई नहर है तो उसके आसपास घास मिलती, सेम वैसे ही, ठीक। जो भी चीज़ आप पढ़ोगे उसको बिल्कुल
हम लोग बिल्कुल आम भाषा में पढ़ेंगे और अपने आसपास कोशिश करेंगे देखने की, ठीक। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको इंटरनेट की थोड़ी सी आवश्यकता है, जो कि आज हर गांव में, हर क्षेत्र में इंटरनेट आराम से उपलब्ध है। आप नॉर्मली एक अच्छा करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। पर निचले मैदानों के निकट घाटियों के साथ साथ वहाँ वन भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत। अब देखिए वहाँ पर क्या, नदी के पास आपकी जल भी मिल जाएगा, जल मिल जाएगा तो कुछ वन भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये कॉमन, यहीं पर कॉमन सेंस, यही कॉमन सेंस है। यही कॉमन सेंस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना होता है। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता होती है, ठीक। अब देखिए आपको सिंपल क्वेश्चन रख देगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक। विचार करने कह देगा, आप विचार करने लगोगे, ठीक है। तो विचार करना है लेकिन अच्छे से करना है। तो पहला कथन डाल देगा, उस कटबंधी क्षेत्र के जो घास स्थल होते हैं उनकी घास लगभग 3 से 4 मीटर लंबी होती, ठीक। सीधे डाल देगा। फिर कह देगा शीतोष्ण कटबंधी घास स्थल जो होते हैं उनकी घासें अपेक्षाकृत उष्ण कटबंधी क्षेत्र से अपेक्षाकृत क्या होती हैं, कम लंबी, छोटी होती हैं। सिंपल प्रश्न है। फिर ऊपर नीचे लिख दे कथन दे, 1 2 सही, 2 3 सही, इस तरह से जो भी डाल करके इस तरह से बना के दे देगा। फिर आपको उनमें से चूज करना होगा, या इसको पलट देगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास स्थल, घास क्या होती हैं, छोटी होती हैं और शीतोष्णकटिबंधीय में लंबी हो जाती है। तो आप वहाँ पर लगाओगे कि हाँ यार धूप वूप होती है तो वहाँ पर जो तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने के कारण घास छोटी होती होगी। तो ऐसा नहीं है, आर्द्रता भी तो मिल रही है, बारिश भी तो हो रही है, ठीक। तो ये सब चीज़ें कॉमन सेंस, अब जब आप पढ़ोगे तभी कॉमन सेंस लगेगा। आप ये सोचोगे बिना पढ़े आपको एलिमिनेशन मेथड कॉमन सेंस बता दिए जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, गलती करके चले आओगे। ठीक है। भूदृश्य की प्रधानता, वास्तव में यह एक घास का सागर है। मतलब इतनी घास पाई जाती है तो एक तरीके से सागर कह देते हैं उसको। अब आपको चित्र भी दिखा देते हैं, ये देखिए दूर दूर तक आपको एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा। ये देखिए ये प्रेरी का मैदान है, ठीक। इस तरह से घास स्थल होते हैं। यहाँ पर चारागाह बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, चारागाह। अब यहाँ पर घास है तो सीधी सी बात है, अब जब घास होगा तो यहाँ पर डेयरी उद्योग भी विकसित होगा, क्योंकि गाय भैंस वगैरह जो पालतू जानवर भेड़िए वगैरह पालेंगे, ठीक है। भेड़ होंगी तो भेड़ों को भी ऊन निकालने का भी काम हो जाएगा इससे। तो इस तरह यही कॉमन सेंस है कि भाई घास है तो वहाँ पर कौन कौन से जीव पनप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे देखते हैं। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये आपका जो है रॉकी पर्वत का क्षेत्र है ये, ठीक। अब ये पूरा क्षेत्र लेकर के आपको यहाँ पर ये आप ये इस जगह पर देखिए ये रॉकी पर्वत है, ठीक है। इससे जो ग्रेट लेक, ये 5 लेकों का समूह है, 5 झीलों का समूह है, उनको हम ग्रेट लेक बोल देते हैं, ठीक। ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, मिसिसिपी, इस तरह से जो है मिसिसिपी नदी भी है। तो आप यहाँ तक का क्षेत्र जो है पूरा, ये पूरा है। कनाडा में एक नदी है जैसे मिसिसिपी, यूएसए में एक नदी है मिसिसिपी, उसकी कई सारी सहायक नदी है। तो उसके आसपास जो घास, जैसे मिसिसिपी है तो उसके आसपास का जो घास स्थल है उनको हम, मतलब प्रेरी जो घास स्थल है वो उन्हीं के आसपास फैला हुआ है। फिर यहाँ पर एक सस्कैचुआन प्रदेश भी है कनाडा में, सस्कैचुआन करके एक जो है नदी भी है, तो उसकी भी कई सारी सहायक नदी। तो उसके आसपास ये क्षेत्र पूरा जो है प्रेरी घास का मैदान है, ठीक। तो ये इसीलिए रॉकी पर्वत से ये ग्रेट लेक तक का जो फैला हुआ क्षेत्र है, इसी को हम क्या कह देते हैं, जो है प्रेरी के मैदान यहाँ पर फैले हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम पढ़ते हैं। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका का मानचित्र आपको दिखा दिया। आप देखेंगे कि प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हैं। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदी है। मिसिसिपी मैंने बता दिया ना। यूएसए में आपकी नदी कौन सी, मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी है। और कनाडा में आपकी सास्कैचुआन, कनाडा में आपकी सास्कैचुआन, ये मुख्य नदी है। इसकी कई सारी कौन सी सहायक नदी है, सास्कैचुआन करके एक नदी है, ठीक। इन नदियों की जो सहायक नदी उन्हीं के आसपास आपकी प्रेरी घास स्थल फैले हुए हैं, ठीक। कनाडा के प्रेरी का अपवाहन, मतलब जहाँ पर वो बहती है, सास्कैचुआन नदी की सहायक नदियाँ करती हैं, ठीक। मतलब इनकी घास स्थलों को जो है यहाँ से जल वगैरह, आर्द्रता वगैरह मिल जाती है, ठीक। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति ये देखिए प्रिएटा से हुई है। ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब साद्वल होता है, हरा भरा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरी की घास के मैदान अमेरिका
मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है। ठीक, अब देखिए स्पेन से जो है एक कोलंबस नाम का व्यक्ति निकला था, अब पुर्तगाल से वास्को डी गामा। ठीक, उस दिन मैं बता नहीं पा रहा था, बताने का मतलब मेरे दिमाग से भी काफ़ी दिन हो गए थे तो मेरे दिमाग से भी निकल गया। देखिए मैं गलत नहीं बताऊंगा, यहाँ पर जो नहीं आता सीधे बोल दूंगा नहीं पता। ठीक है, लेकिन गलत बताने से बचूंगा। अब ये नहीं कि फालतू की ज्ञान दे करके गलत बता के निकल लूँगा अपने आप को स्मार्ट बना करके, तो गलत। फिर जो है कोलंबस नाम के व्यक्ति निकला था, तो ये क्या हुआ था कि ये इंडिया की खोज में निकले थे। हालांकि इंडिया पहले से भी अस्तित्व में था, ये तो इंडिया के बारे में, इंडिया के नए मार्गों की खोज में। नए मार्गों का मतलब महासागरों में जो मार्ग हैं, जैसे जो भी प्रशांत महासागर, इनसे भारत हिंद महासागर होते हुए भारत पहुंचना है, तो मार्गों की खोज थी। इंडिया तो पहले से भी था ना भाई, गुप्त का शासन था, मौर्य शासन था, तो इंडिया पहले से था। ये तो 1498 में इंडिया में आए। तो क्या हुआ था, कोलंबस जो है स्पेन का निवासी था, ये निकला था भारत की खोज में, लेकिन भारत को खोज, इंडिया की खोज में कुल मिला के खोजते खोजते ये खोज नहीं पाए। ये तो निकले, अब महासागर है, कोई दिशा सूचक कुछ ऐसा तो कुछ था नहीं। अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका जब पहुंचे तो वहाँ पर बैठे, तो वहाँ पर जो लोग थे उनको इन्होंने रेड इंडियंस बोल दिया। ठीक, इसलिए वहाँ से नाम रेड इंडियंस पड़ा। तो वही कह रहा है, प्रेरी के घास स्थल के मैदान में अमेरिका मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता का निवास स्थल है। बिल्कुल है, वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। ठीक है, पहले निवासी, जैसे ये अमेरिका क्षेत्र है, ठीक है, अमेरिका में तो पहले यहाँ रेड इंडियंस ही रहते थे, लगभग 10% रेड इंडियंस है, बाकी सब ब्रिटेन से आकर के यहाँ पर बसे। ठीक, तो जो मूल निवासी हैं उनके रेड इंडियंस ही कहलाते हैं। ठीक, प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, अब देखिए ये याद कर लो, अपाची, क्रो, क्री और पौनी के भी निवास स्थल हैं। ठीक है, तो ये कुछ आदिवासी समूह हैं। अपाची, अपाची गाड़ी भी आती ना, बाइक, क्रो प्लस क्री प्लस पौनी। कोई कथन ऐसा आ गया यूपीएससी में तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको दिखाई दिया, ये कुछ क्षेत्र हैं। ठीक, ये आपके शॉर्ट ग्रास प्रेरीज ये लिखा हुआ, देखिए ये पूरा क्षेत्र है ये। ठीक, तो ये क्षेत्र आपको जो है प्रेरी के हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं, ये आपका जो है प्रेरी के मैदान, ये आपका एनसीईआरटी का मूल चित्र है ये प्रेरी। यहाँ पर आपको ग्रेट बियर झील मिल रही होगी, फिर आपकी ग्रेट स्लेव झील मिल रही है, फिर आपकी यहाँ पर कोई झील है दिख नहीं रही है। ठीक, फिर आपकी सास्केचुआन ये नदी है, सास्के, इसके आसपास का क्षेत्र प्रेरी का क्षेत्र होगा। फिर यूएसए में आपकी मिसिसिपी नदी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर सुपीरियर झील होगी, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी, ओंटारियो। ठीक है, इस तरह की जो झीलें इन्हीं को ग्रेट झील कहते हैं। तो ये आपका जो है ये क्षेत्र आपका रॉकी पर्वत का हो गया। रॉकी पर्वत से यहाँ तक का जो क्षेत्र मोटा मोटा बता दिए। ठीक, तो ये क्षेत्र आपका जो है प्रेरी का मैदान है। तो ये प्रेरी जो एनसीईआरटी हमको दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक, ये पूरा ये क्षेत्र। ठीक, फिर जब मैं मैपिंग बताऊंगा तो वहाँ पर ऐसे चलते हुए मैं बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या वनस्पतियाँ वहाँ मिलती हैं, इस तरह से। अब वहाँ की जलवायु क्या है, जैसे शीतोष्ण स्थल है, शीतोष्ण स्थल यहाँ पर देखिए, ये आपके जो है शीतोष्ण स्थल है, ये पूरा ये शीतोष्ण स्थल। तो शीतोष्ण स्थल में जो वनस्पति जलवायु कैसी होगी उसके बारे में हमको चर्चा करनी। मैंने बता दिया ना शीतोष्ण स्थल कैसे, कि ये जो आपका 45 से 60 कुल मिलाकर के 30 से 60 ही मान लो, तो 45 से 60 मतलब शीतोष्ण स्थल। यहाँ पर जो जलवायु कैसी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण, महाद्वीप के मध्य स्थित कौन, प्रेरी के मैदान, महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु मिलती है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए आपको एक और बता दो, जैसे कि आपका ये मान लो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप। ठीक, कोई भी महाद्वीप है, यह आपका महासागर है। ठीक, तो महासागर के आसपास यहाँ पर आपको आर्द्रता मिलेगी। ठीक, जैसे जैसे आप महाद्वीप के अंदर जाएंगे तो आपको जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर यहाँ भी है, टेम्परेचर यहाँ भी मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब यहाँ पर आर्द्रता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान कम होगा, यहाँ पर अधिक होगा। ठीक,
यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, अधिक है, यहाँ कम है। तो यहाँ से जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे महाद्वीप के बीच में, तो आपको टेम्परेचर अधिक मिलेगा। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहाँ पर बोला महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु स्थित होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। अब आपको विनिपेग पहले बता दें, ये विनिपेग है, ये चीज़, ये विनिपेग चीज़ ये दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर मैप आप जब पढ़ा करिए भूगोल, तो मैप आप मैटलस लेकर के बैठा करिए, ठीक। तो यहाँ पर जो विनिपेग में तापमान है, वहाँ पर विनिपेग राज्य भी होगा, में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा समान होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। थोड़ी बहुत होती है तो वो जो है घास के विकास के लिए बढ़िया होती है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक, अब देखिए ये जो है वहाँ के स्थानीय पवन है। अब इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी पूछ सकता है। चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। अब आपसे पूछ लेगा, पीसीएस वगैरह में पूछ लेगा चिनूक कहाँ की है, तो ये इन जलवायु स्थिति के कारण है, यहाँ की है, ठीक। तो ये कह रहे हैं ना उत्तर दक्षिण, उत्तर ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक। अवरोध की अनुपस्थिति में, अवरोध नहीं है, में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में गर्म हवा होती है थोड़ी, ठीक। वनस्पति जात और प्राणी जात, यहाँ किस प्रकार के जीव मिलते हैं और कौन कौन सी वनस्पतियाँ पेड़ पौधे उगते हैं। चिनूक के बारे में पहले हम पढ़ के आए, तो पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। शीत ऋतु में बहेगी तो वहाँ के वातावरण को कैसा कर देगी, थोड़ा सा कम टेम्परेचर वहाँ का कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। वहाँ का मतलब मतलब बढ़ा देगी टेम्परेचर वहाँ का। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक ठाक स्थिति हो जाएगी, आदमी बाहर निकलने लगेगा, घूमने लगेगा, जीव जंतुओं के लिए भी अच्छा होता है। कुछ कई सारी वनस्पतियाँ भी जो है तापमान बढ़ता है तो उससे भी उसको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान वृद्धि के कारण बर्फ़ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। बर्फ़ जैसे ये घास है, अब इसके ऊपर एक बर्फ़ की चादर, अब यहाँ पर तापमान अधिक हो गया तो बर्फ़ पिघल गई तो घास आ गई बाहर, घास आ गई तो लोगों पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चरने के लिए घास स्थल उपस्थित हो जाती है। प्रेरी समानता पेड़ विहीन होते हैं, अभी पहले हमने पढ़ लिया। जहाँ लगभग जल उपलब्ध होता है, ठीक, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत वृक्षों की प्रजातियाँ हैं, जिसको विलो बोल देते हैं। ऑल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं, ठीक, जो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक, हमारे यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी बारिश जहाँ, तो उसको हम कैसे मरुस्थलीय क्षेत्र बता देते हैं, ठीक। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त होती है, कैसी, ठीक, कृषि के लिए उपयुक्त वहाँ, क्योंकि वहाँ यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है। अब देखिए ये प्रश्न बन सकते हैं, अब आप कहोगे मक्का भारतीय में होता है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी। अभी देखिए कनाडा का विवाद चल रहा है और कनाडा से हम क्या लेते हैं, मटर और मसूर। भारत जो है बहुत सारी दालें जो है बाहर से आयात करता है, तो मटर और मसूर, अभी कनाडा का विवाद चल रहा है, आपने सुना ही होगा वो विवाद। अगर किसी ने भी इस कनाडा के बारे में जो भी विवाद चल रहा है वर्तमान में उसके बारे में सुना हो तो कमेंट करें, ठीक। तो उसके कारण हम लोगों ने क्या किया है कि वहाँ के जो वाणिज्यिक दूतावास में हमारा राजनयिक उपस्थित थे उनको हमने वापस बुला लिया है। अब कनाडा के वापस बुलाने का मतलब वहाँ की सरकार ने बाहर कर दिया कि आप अपने राजनयिकों को वापस बुला लीजिए, ठीक। और ऐसे ही भारत में जो दूतावास थे, वाणिज्यिक दूतावास जिसको हम कॉन्सुलेट बोलते हैं, तो उनसे जो भारत ने भी वापस कर दिया कनाडा को, ठीक। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा विवादित इस समय बना हुआ है। और वो कौन सा मामला था उसको आप जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम कनाडा से हम मटर और मसूर की दाल जो है लेंसिट आयात करते थे, अब वो हमारे पास वहाँ से नहीं आएगी, तो इसके लिए भारत को क्या विकल्प, किस विकल्पों को चुनाव करना पड़ेगा, तो इसके बारे में स्पेशल जब कभी पढ़ेंगे तो बताएंगे। आप इसके बारे में चर्चा पढ़िएगा, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलों में आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फाल्फा। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती, कभी होती कभी नहीं, तो वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी और नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। विशाल मवेशी फार्म को रैंच बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फार्म होते हैं उनको रैंच बोलते हैं। और यहाँ पर जो उनकी देखभाल करते हैं उनको काऊ बॉय बोलते हैं, ठीक।
उसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय, ये लिखा काउबॉय बोलते हैं। बाइसन, ये देखिए बाइसन का चित्र बना हुआ है। यूपीएससी ऐसे रख देता है कि केवल बाइसन भारत में ही पाए जाते हैं, केवल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, केवल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस तरह प्रश्न रखता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाइसन अमेरिका में भी पाया जाता है, ठीक। इसको अमेरिकी भैंस भी बोलते हैं। इस प्रदेश का देखिए, जो जैसी जलवायु, जैसे यहाँ ठंडा प्रदेश है तो इनके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ ये भैंस होगी तो इसके बाल कम होंगे, ठीक। बस सीधी सी बात है, ऐसे उसका ये कॉमन सेंस है, ठीक है। भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो रहे हैं। अब देखिए लुप्त होंगे तो हमारे पास कौन सी लिस्ट है, एक तो साइट्स है जो इनके व्यापार पर रोक लगाती है, और एक IUCN की लिस्ट है, IUCN। तो ये IUCN क्या करते हैं, लिस्ट जो है कुछ प्रजातियों को, वनस्पतियों को, अलग अलग जो प्रजातियाँ लुप्त प्राय हो रही हैं, लुप्त हो रही, तो उनको अलग अलग स्टेटस देती है। तो उस स्टेटस में इसका बाइसन का क्या नाम, कहाँ पर है, किस स्टेटस में है, ठीक है, बाइसन कहाँ पर है, तो हम उसके बारे में जो है हमको पढ़ना है। इसके बारे में आप लोग सर्च करके मुझे बताइएगा, ठीक है, कि कहाँ पर आपने पढ़ा है, क्या है, कौन सा स्टेटस मिला हुआ है इसको, बाइसन को। अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों नहीं मिला है तो भी बताइएगा, ठीक। इन्हें सुरक्षित प्रजातियों में अपने यहाँ भारत में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें अगर कुछ चर्चा की गई है तो भी बताइए। तो ये सब पढ़ना है हमको। कुल मिला के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अभी संशोधन हुआ 2022 में, उसको पढ़ना है। साइट्स के बारे में हल्की फुल्का पढ़ना है, IUCN के बारे में पढ़ना है। अगर हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इन सब की चर्चा वहाँ करेंगे, ठीक। बाकी आपको मैं हिंट करता हूँ, तो आप ये लघारा जो है साथ में ही इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं, अब इन्हें सुरक्षित, अब देखिए बाइसन तो वहाँ की प्रजाति हो गई ना, प्रेरी के मैदानों में बाइसन, देखिए यहाँ पर ये घास है छोटी छोटी, बाइसन मिलेगा। फिर इसके साथ साथ जो है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव जैसे खरगोश, काइकोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता, इनके बारे में सर्च करो। खरगोश तो पता ही है, काइकोट के बारे में सर्च करना, गोफर के बारे में सर्च करना, कुत्ता तो आपको पता ही है, देखना प्रेरी कुत्ता कैसा है, ठीक है। ये आपके रेंज है, ठीक है, बड़े बड़े आपके जहाँ पर मवेशी रखे जाते हैं। काउबॉय, इनकी देखभाल जो करते हैं उनको। कंबाइन एक संयंत्र होता है, एक मशीन जो बुआई, जुताई और थ्रेसर तीनों का कार्य करता है, ठीक। ये आप कुछ गाँव में वाले बच्चे जानते होंगे कंबाइन के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं, इनके बारे में। इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं, सीधी सी बात है, ऐसे लोग वहाँ पर होंगे तो मेहनत भी करेंगे। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया, ठीक। टेक्नोलॉजी का विकास तुम तो देखते हो पश्चिमी देशों में खूब हुआ है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कौन, प्रेरी का क्षेत्र, प्रदेश का मतलब क्षेत्र। कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों या विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग से अब हम खेतों में जो है एक तकनीकी जो है पक्ष पढ़ते हैं, तो तकनीकी पक्ष में ये बातें आ जाए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन वगैरह, उर्वरक हो गया, ये सब हम कृषि के क्षेत्र में जब हम कभी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो वहाँ चर्चा करेंगे। उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं, ठीक। तो प्रेरी के क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो कभी कोई कथन आ जाए तो उस पर आप इससे हिंट ले सकते हो। यही सब तो हमको सीखना है यहाँ पर, ठीक है। डेयरी उद्योग, दुग्ध उत्पादन का एक अन्य प्रमुख उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुआ है। भाई चारागाह उपलब्ध है तो डेयरी उद्योग भी विकसित होगा। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक के से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ। ग्रेट लेक पहले देखिए, उससे पूर्व में जाइए, वहाँ देखिए अटलांटिक तट तक। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला व लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार, सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण वहाँ के लोगों ने इन चीज़ों का विकास कर लिया है ना। तो इन सब चीज़ों अब विकास हो जाएगा तो ट्रेन से कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान, रेल से अलग पहुँच गई, सड़क मार्ग से अलग, नहर से अलग, तो ये सब चीज़ों का विकास हुआ है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें प्रौद्योगिकी आपको ज़्यादा अच्छे स्तर पर समझ में आएगी। नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया, ठीक, इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी के प्रमुख नगर जैसे शिकागो
ये प्रमुख नगर विकसित हुए हैं, आ जाता है यूपीएससी में, चर्चा में कुछ हो गया पूछ लेगा, शिकागो 2-3 डाल देगा, पूछेगा कि ये किस लिए विकसित हुए हैं, किस उद्योग के लिए विकसित है। ठीक है, तो मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास, डेनवर, कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमोंटन। देखिए ये तो आपके हो गए अमेरिका के। फिर कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर कौन कौन से? एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी और विनिपेग। ठीक है, अभी विनिपेग झील बताया, विनिपेग प्रदेश भी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश, उपनिवेश हम कभी चर्चा करेंगे। उपनिवेश का मतलब जैसे ये ब्रिटेन है, इसने किसी जैसे भारत को मान लो। ठीक है, ये आपका ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन, ये आपका भारत हो गया। तो भारत पर जो है क्या कर रहा है, अपना उद्योग धंधे, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग स्थापित करके यहाँ से क्या कर रहा है, धन कमा करके वापस ले जा रहा है। तो हम अमेरिका के लिए क्या, हम ब्रिटेन के लिए क्या हो गया, उपनिवेश कहलाए। ठीक है, तो ब्रिटेन का हम उपनिवेश थे। ठीक, तो उपनिवेश उसको कहते हैं। उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका भी क्या था, उपनिवेश था। तो वहाँ पर जो प्रेरी के मैदान है, मतलब कि घास स्थल हैं, उनको हम वेल्ड बोल देते हैं। ठीक, तो वेल्ड है, ये जो है शीतोष्ण घास स्थल है, तो वहाँ पर भी हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो वेल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर ऊंचाई है ना यहाँ पर, ऊंचे, तो यहाँ पर 600 ऊपर मिलेंगे, 600 मीटर से 1000 मीटर के बीच के जो क्षेत्र है वहाँ पर घास स्थल मिलेंगे। तक कि विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार, ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं। ये ड्रैकेसबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है, इसके बारे में सर्च करना, ड्रैकेसबर्ग। इसके पश्चिम में कालारी रेगिस्तान, इसके बारे में भी चर्चा करना, अभी काफ़ी चर्चा में था ये। ठीक है, और जैसे नामीबिया वगैरह से हम चीते लेकर के आए, तो इन सब चीज़ों को हो सकता है यूपीएससी बना दे। तो कालारी रेगिस्तान के बारे में थोड़ा पढ़ना। स्थित, इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, इनकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी, इन नदियों के बारे में आप लोग देखिएगा, पहले सर्च करिए, देखिए। ठीक है, कि सहायक नदियाँ इस प्रदेश को, जैसे वहाँ पर कौन सी, सैस्कैचुआन थी, सैस्कैचुआन वहाँ पर था ना, सैस्कैचुआन। ऐसे मिसिसिपी थी। ठीक है, मिसिसिपी नदी थी, प्रेरी के मैदान को सिंचित कर रही थी। यहाँ पर ऑरेंज और लिम्पोपो नदी और इनके साथ साथ उनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, वो कह किसको सिंचित कर रही है, वेल्ड के घास स्थलों को सिंचित कर रही है। ये चित्र आप देखिए यहाँ पर, ये आपका वेल्ड का क्षेत्र है, ये सवाना घास स्थल है, ये उष्णकटिबंधीय हो गया ना, हम लोग पढ़े थे। फिर यहाँ पर देखिए स्टेपीज, ये सब घास स्थलों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना। ऑस्ट्रेलिया में पंपास। ठीक है, वेल्ड दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल, इसको वेल्ड, पहले तो हमको घास स्थलों को 2 भागों में बांटना है, एक शीतोष्ण घास स्थल, एक आपका उष्ण घास स्थल, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक, फिर आपका ये टुंड्रा प्रदेश हो गया, ये आपका प्रेरी के मैदान हो गया। ठीक, ये पैम्पास हो गया, तो इसके बारे में जो है देख लेना। ठीक, ये देखिए अफ्रीका का वेल्ड है, प्रिटोरिया, ये आपका ये देखिए जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, ये जो है किम्बरले, ये सब क्षेत्र है। ठीक है, ये यहीं पर जो है आपका वेल्ड के मैदान मिलेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो हिंद महासागर के प्रभाव कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक, जुलाई में सबसे अधिक ठंडा महीना होता है, जुलाई में। ग्रीष्म ऋतु, अब जुलाई में कैसे, जुलाई में हमारे यहाँ जैसे 0 डिग्री है, इससे ऊपर जाओगे तो ये आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है आपको यहाँ पर गर्मी मिलेगी, क्योंकि ये उत्तरी अनांत है और यहाँ पर सूर्य जो है पृथ्वी तिरछी हो जाती है और सूर्य की किरणें ऐसे डायरेक्ट पड़ती हैं। फिर ये क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर उसी समय जून जुलाई अगस्त में यहाँ ठंड पड़ेगी मकर रेखा के पास, फिर यहीं पर दिसंबर में यहाँ गर्मी पड़ेगी, हमारे यहाँ ठंडी पड़ेगी। तो ये है, पहले हमने कक्षा में बता दिया है, क्लास 1-2 में जो 6 क्लास की एनसीईआरटी, वहाँ मैंने सब कुछ बताया, तो उनको आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ग्रीष्म ऋतु ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच में होती है, वही मैंने बताया ना, वहाँ पर हमारे यहाँ ठंड पड़ेगी तो वहाँ गर्मियाँ होंगी। ठीक, तो वहाँ पर नवंबर से फरवरी के बीच में ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है वर्षा। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। ठीक है,
यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। ठीक है, शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। ठीक, ये देखिए वहाँ वनस्पति और प्राणी जात किस प्रकार के, यहाँ वनस्पतियाँ विरल हैं, बहुत कम वनस्पतियाँ हैं। अधिकतर स्थल घास से ढके हुए हैं। ठीक, लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। ठीक, लाल घास भी पैदा होती है वेल्ड की झाड़ियों में। बबूल है मरोला, इसको सर्च करना, मरोला किस प्रकार की प्रजाति है। यूपीएससी ऐसी प्रजातियों के नाम रख देता है, ये कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं पूछ लेता, कुछ एनसीईआरटी में आपने बेसिक पढ़ लिया, अब आपको पीवाईक्यू देख लिया तो आपको ये पता चल गया कि इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी बना सकता है। ठीक, तो आप इस तरह की तैयारी आगे किस तरह से करोगे ये तय हो जाता है यहीं। तो आप मरोला के बारे में यूपीएससी खूब सारे, जैसे गुच्छी के बारे में अभी हाल में पूछा था, गुच्छी प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लेगा कोई प्रजाति, तो आप पहले से एनसीईआरटी पढ़े तो एक प्रश्न आपका ऐसे ही बन गया। तो मरोला के बारे में सर्च करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, मरोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर जैसे शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया। ठीक है, इन तीनों के बारे में तो आप जानते हो। चीता अभी जो है मध्य प्रदेश के कौन से वन्य जीव में फिर से लाए जा रहे हैं, उसका जगह का नाम मैं बता दे रहा हूँ, मंदसौर। मंदसौर में फिर से चीते लाए जा रहे हैं, अभी हाल में परसों नरसों की न्यूज़ में था। तो अभी क्या है, हमारे पास 24 चीते हैं जो कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में लाए गए थे नामीबिया से, या कुछ अलग दक्षिण अफ्रीका या किसी क्षेत्र से लाए गए थे, कमेंट में बताना। अभी मंदसौर में लाए जा रहे हैं, गांधी सागर पार्क का नाम है। ठीक है, गांधी सागर क्षेत्र, गांधी सागर में। ठीक, बता दिया मैंने। तो इसको जो है आप लोग सर्च करिएगा, देखिए कहाँ से लाया जा रहा है, तो वो एक स्थल बन जाएगा चर्चा का विषय। तो तेंदुआ वगैरह लाया जा रहा है, सॉरी चीता का लाया जा रहा है। तो पर्यटन, एक तो चीता लाया जाएगा तो वहाँ पर्यटन का उद्योग का विकास होगा। ठीक है, और भी गतिविधियाँ वहाँ पर चलेंगी। कुडू के बारे में आप चर्चा देखिए, कुडू क्या है, मैं ऐसे होमवर्क दूंगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ के निवासियों के बारे में। वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। खनन आप जानते हो, वहाँ पर हीरे वगैरह का उत्पादन बहुत होता है। वहाँ पर आप किम्बरले का हीरा आपको पता ही होगा। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती, यद्यपि यहाँ जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जाती है। जैसे मक्का, प्रेरी में भी मक्का, तो एक कॉमन देख लीजिए कि जो शीतोष्ण घास स्थल है वहाँ पर मक्का आपको मिलेगा। ठीक है, तो यूपीएससी कभी कोई ऐसा प्रश्न बनाएगा तो कॉमन सेंस यहीं से लग जाएगा, जब पढ़े होगे तभी लगे कॉमन सेंस। गेहूँ आपका हो गया, गेहूँ वहाँ भी है, यहाँ भी है। ज्वार, अखरोट और आलू, आलू वहाँ भी था यहाँ भी था। जो कॉमन है उसको ही रट लो कि मक्का, गेहूँ और ज्वार, गेहूँ, मक्का और आपका आलू, ये तीनों आपको प्रेरी में भी मिलेंगे, वेल्ड में भी मिलेंगे। ठीक, अखरोट आप याद कर लीजिए, ज्वार याद कर लीजिए कि आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ की मुख्य फसलें, तंबाकू यहाँ उगाया जाएगा। ठीक है, गन्ना और कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती हैं, इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति, इसके बारे में आप सर्च करिएगा। कोडू बता दिया मैंने, कोडू। ठीक है, आपको मेरिनो, इसके बारे में सर्च करना है। ऐसे भी यूपीएससी प्रश्न बनाता है, कौन सी प्रजातियाँ, ये सब एनसीईआरटी में मिल जाती हैं। लोकप्रिय प्रजाति का दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कहाँ का, इस क्षेत्र का, वेल्ड जहाँ पर मिलती है, वेल्ड घास। पशुपालन, देखिए दूध का विकास कैसे हो जाएगा, डेयरी उद्योग कैसे विकसित हो जाएगा। डेयरी उद्योग का मतलब है कि वहाँ घास स्थल होंगे तो वहाँ पर चारागाह उपलब्ध होगा, चारागाह उपलब्ध होगा तो पशुओं मवेशियों के लिए चारागाह अच्छे से उपलब्ध होगा, तो दूध भी अच्छा देंगी वो, तो दुग्ध उत्पादन अधिक होगा तो हम इसका निर्यात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर उन क्षेत्रों को भी खाने को मिलेगा और निर्यात भी किया जाएगा। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है। पशुपालन गर्म एवं, यहाँ पर देखिए याद कर लीजिए कि पशुपालन जहाँ भी होगा हल्का गर्म और नम प्रदेश होगा तभी उत्पादन होगा। एवं मक्खन, चीज़ मतलब पनीर जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए, घरेलू उपयोग भी निर्यात के लिए किया जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वेल्ड में खनिजों के प्रचुर भंडार है। देखिए खनिज, ऐसे खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, प्रचुर भंडार। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग। अब देखिए जहाँ पर लोहा और कोयला, जब मैं मैपिंग कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन सा क्षेत्र किस चीज़, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ विकसित हुआ है तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन प्रोडक्शन के लिए आसपास ऐसी जगह मिल जाएगी जिस चीज़ का उत्पादन वहाँ हो रहा होगा।
तो उसी को फैक्ट्री में ला करके कंपनी ले करके आती हैं और वहाँ पर उत्पादन करती हैं। तो लोहा जहाँ मिलेगा तो वहाँ लौह इस्पात उद्योग स्थापित होगा। इस तरह से उद्योग विकसित हो गया। सोना में हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले आपको पता ही है। हीरा और सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। ठीक, धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात सुविकसित हुआ। अभी चर्चा में है मॉरिशस, आप लोग पढ़िएगा। मॉरिशस का एक द्वीप है चागोस द्वीप, उसको जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था ये। कौन? मॉरिशस। ठीक, अब मॉरिशस को जो है वापस कर दिया है। चागोस द्वीप को किसने वापस कर दिया है? फिर से बताता हूँ, मॉरिशस जो है किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक, ब्रिटेन को जो है 1965 के आसपास ब्रिटेन ने मॉरिशस को जो है आज़ाद कर दिया था कि आप स्वतंत्र होकर अपने सरकार चलाइए। लेकिन चागोस जो द्वीप था उस पर क्या कब्जा ब्रिटेन का था। चागोस द्वीप को भी ब्रिटेन ने अभी हाल में ही स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन चागोस द्वीप को पहले जो है अमेरिका को दे दिया गया था। अमेरिका ने ले लिया। तो उसमें एक डियागो गार्सिया करके एक द्वीप है। वहाँ पर अमेरिका ने क्या सैन्य अपने जो है विमान वगैरह वहाँ पर उतार रखे हैं, सैन्य क्षेत्र घोषित कर रखा है उसको। ठीक है, तो इसके बारे में कुल मिला के मॉरिशस का जो चागोस द्वीप, इसके बारे में आप जो है पढ़ लेना, आसपास के क्षेत्र को देख लेना। यूपीएससी हो सकता है प्रश्न बना दे। ठीक, ये चर्चा में था। ठीक, डियागो गार्सिया के बारे में पढ़ लेना। ये मैंने बता दी ना, मॉरिशस क्या था? उपनिवेश था ब्रिटेन का। उसमें चागोस द्वीप था। चागोस द्वीप को ब्रिटेन ने अमेरिका को दे दिया। अमेरिका ने फिर वापस जो है इंडिया को दिया। लेकिन डियागो गार्सिया के बारे में अभी पढ़िएगा, अमेरिका देने से शायद मना कर रहा है। तो हालांकि इसकी चर्चा आप पढ़ना। फिर आगे क्वेश्चन है, देखिए ये प्रश्न मैं कराऊंगा यहाँ पर अच्छे से, तो आप लोग इसकी तैयारी अगर कर लेंगे तो ये भले प्रश्न छोटे छोटे हैं लेकिन आपकी तैयारी अच्छी कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको हल्की सी चर्चा कर दूं कि शॉर्ट नोट्स जो बना रहे होंगे उनको जो है थोड़ी सी चर्चा यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, कि आपके जो विश्व के घास स्थल हैं, विश्व के घास स्थलों को हम दो भागों में बांट के देखेंगे। एक शीतोष्ण घास स्थल हो गए, एक आपकी उष्ण घास स्थल। अब इसको आप लिख लेना। ठीक है, घास स्थल। ठीक, उत्तरी अमेरिका के घास स्थलों को हम क्या करते हैं? ब्रीफ मैंने बता दी। अभी तक जो भी हम पढ़ के आए उसमें क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका के घास स्थलों को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। ठीक, प्रेरी जो है आपका जो है ये कहाँ? रॉकी पर्वत से कहाँ तक फैला है? ग्रेट लेक तक। 5 झीलें हैं, उनके समूह को ग्रेट लेक कहते हैं। ठीक, और ये आपका यूएसए और कनाडा के भी क्षेत्र में भी, यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में। और कैसे क्षेत्र में होती है? समतल, मंद, ढलान, पहाड़ियों वाले प्रदेश होते हैं, वहाँ पर पाई जाती है ये। ठीक है, यहाँ पर पेड़ क्या होते हैं? कम होते हैं, वन वगैरह कम होंगे, घास क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, इसके बारे में आप जो है देखिएगा। अब अमेरिका में जो है, अमेरिका का इस जो प्रेरी के मैदान को कौन नदी अपवाहित करती है? उसकी सहायक नदी मिसिसिपी। और कनाडा में जो है सस्केचुआन नदी की सहायक नदी है, वो करती है। ठीक, यहाँ की जो स्थानीय पवन है उसको हम क्या कह देते हैं? चिनूक। ठीक, जो शीत ऋतु में बहती है, तापमान बढ़ा देती है। तापमान बढ़ा देगी तो तापमान वृद्धि से घास पिघल जाती हैं, और घास पिघलने से जो है बर्फ़ पिघल जाती है और घासें जो है दिखने लगती हैं, जो चारागाह का एक उपलब्ध साधन बन जाता है। ठीक है, प्रेरी समानता पेड़ विहीन, किंतु यहाँ जल उपलब्ध है। वहाँ सरपत जिसको हम विलो बोल देते हैं, विलो इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, फिर आपके पॉपुलर, ऑल्डर और पॉपुलर करके जो पेड़ वहाँ पर मिलते हैं। ठीक, और बता देता हूँ आपको। इसी तरह से जो है आप ब्रीफ जानकारी थोड़ी थोड़ी लेते रहिए, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। यहाँ पर जो फसलें उगाई जाएंगी
2 सेकेंड। यहाँ पर जो फसलें उगाई जाएंगी वैसे मक्का, आलू, यहाँ की मुख्य फसल मक्का है, ठीक है, आलू है, सोयाबीन, कपास और अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा के बारे में कमेंट करना, अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक। फिर रैंच जो होता है वो उसके विशाल मवेशी फार्म को रैंच बोलते हैं, ठीक। ये सब बता दिया। वहाँ रैंच में जो व्यक्ति इनकी देखभाल करता है उनको काउबॉय बोलते हैं। बाइसन के बारे में आपने पढ़ ही लिया। ये सब जो है ब्रीफ है, ये अगर नोट्स कोई बना रहा तो वहाँ पर उसको लिख ले। यहाँ के जो वन्य जीव मिलते हैं आपको खरगोश मिल जाएगा, ये सब एनसीईआरटी का है, सिर्फ खरगोश है, काइयोट है, काइयोट हो गया, फिर गोफर और प्रेरी कुत्ता, ठीक। और यहाँ के मुख्य नगर क्या है, प्रेरी के मुख्य नगर में शिकागो, इसी तरह से जो है मिनियापोलिस, ठीक। ऐसे और भी नाम है जो मैंने बताया था, इंडियानापोलिस हो गया, कंसास है, डेनवर हो गया, ठीक। डेनवर डिओडेंट भी आप लगाते होंगे। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर, कनाडा के जो प्रेरी के प्रमुख नगर हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके कौन कौन से हैं वो, आपका एडमॉन्टेन हो गया, सब मैं नोट करा दे रहा हूँ। फिर आपका क्या है, सैस्काटून और कैलगरी, विनपेग, ठीक। विनपेग और कैलगरी और विनपेग, ये आपके जो है, ठीक। फिर दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या बोलते हैं, नया पेज ले लेता हूँ, बता देता हूँ उसको भी। ये आपके जो है इनको हम जो दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेल्ड। ये कैसे 600 से 1000 या 1100 मीटर ऊपर जो ऊंचाई पर मिलते हैं, ठीक, ऊंचाई पर मिलते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं ना वो कालारी, जो ये मतलब क्षेत्र होगा ये कालारी रेगिस्तान का क्षेत्र कहलाएगा, इसके आसपास का। और ये यहाँ के जो पर्वत है ड्रैकस बर्ग पर्वत के आसपास से घिरा होता है, ड्रैकस बर्ग जो पर्वत है उसके आसपास, इसको सर्च करना अभी बोला मैंने। ऑरेंज लिम्पोपो नदी की सहायक नदियाँ इसको सिंचित करती हैं, ऑरेंज लिखे थे इंग्लिश में, और लिम्पोपो नदी, ठीक है। इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, उसके बारे में आप लोग सर्च करिएगा कि यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, वेल्ड के भी उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड, ठीक। यहाँ पर जो जीव मिलते हैं वो सिंह, चीता, तेंदुआ, कुड्डू के बारे में आप पढ़ना, कुड्डू, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ना। यहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है। जहाँ उपजाऊ वहाँ मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू वगैरह मैंने लिखी दी है। तंबाकू, गन्ना और कपास नकदी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है, ठीक है। तंबाकू, गन्ना और कपास कैसी फसलें हैं, नकदी फसलें। नकदी फसलें के बारे में बताइए क्या कैसी फसलें होती है, अगली क्लास में मैं बताऊँगा, ठीक। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, ऐसे तैयारी करते रहोगे। यहाँ भेड़ पालन का व्यवसाय होता है, ऊन निकाली जाती है, ऊन के लिए पाली जाती है, ऊनी उद्योग यहाँ विकसित होते हैं। मेरीना भेड़ मिलती है, मेरीना भेड़, ठीक, मेरीनो भेड़ मिलती है आपकी, एक लोकप्रिय प्रजाति है यहाँ की, इसके बारे में चर्चा करना। और ये यहाँ पर डेयरी उद्योग विकसित हुआ है, डेयरी उद्योग ये खुद भी खाते हैं और निर्यात भी करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रेरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल, गलत। दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण, गलत। दक्षिण अमेरिका की उष्णकटिबंधीय घास स्थल, गलत। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास, ये सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि छोटे क्वेश्चन है, आप भी कर लोगे, लेकिन ये ऐसे होते हैं ना कि इनको थोड़ा सा यहाँ पर से आपका रिवीजन नहीं हो जाता है। निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का प्रेरी घास के मैदान से है, अपवाह तंत्र,
का संबंध प्रेरी घास के मैदान से। तो आपको देखिए 2 नदियाँ तो आपकी मिसिसिपी, सस्केचुआन। हडसन होगी नहीं, तो पहले 3 नहीं है, आपको पता 2 तो हैं। तो जहाँ जहाँ 1 और 2 वो तो सही होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, या तो एक यहाँ 2 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से आपको 3 को देख लेना, 2 तो सही है ही हैं, 1 2। हडसन के बारे में हमने चर्चा करी नहीं, 3 भी नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा। यही एलिमिनेशन मेथड है। सेंट लॉरेंस नदी, इसकी भी कोई चर्चा नहीं मिलती। तो 2 नदियाँ आपने मिसिसिपी और सस्केचुआन, ये आपकी कनाडा में है और मिसिसिपी आपकी यूएसए में है। ठीक, ये आपको पढ़ना है। फिर आप जो है अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। गेहूँ वगैरह, मक्का वगैरह खूब उत्पादित होता है यहाँ। प्रेरी क्षेत्र में गेहूँ का अत्यधिक दोहन होता है, उत्पादन होता है। ठीक, इसके बारे में आप पढ़िएगा, पढ़िएगा मतलब यहाँ देखिए कि दोनों कथन सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यही सही हो जाएगा। बाकी और भी कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, गलत। कथन सही है, कारण गलत है, ऐसा भी नहीं है। कथन गलत है, कारण सही, ऐसा भी नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घाट स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड बोलते हैं। इस स्टेपी, डाउन्स और कंपोस्ट को में कमेंट करके बताना ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, वेल्ड घास के मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है, बिल्कुल सही हो सकता है। जायरे में एवं इसकी सहायक नदियाँ इस प्रदेश को सिंचित करती, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ऑरेंज और लिम्पोपो नदी थी, 2 नहीं होगा। तो 2 कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 सही हो सकता है। ठीक, ना तो 1 ना तो 2, ऐसा है नहीं, 1 सही हो जाएगा। कालाहारी तो है ही इसके पश्चिम में। अब यूपीएससी का एक प्रश्न है, इसको देखिए, ये डायरेक्ट देखिए यूपीएससी ऐसे प्रश्न जो है इन्वायरमेंट में पूछता है, इन्वायरमेंट से लिंक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आज कराऊंगा नहीं, केवल आप देख लीजिए, इसको कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगा। अगली कक्षा में मैं इनकी चर्चा कर दूंगा, ये कमेंट बॉक्स में या वहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक, पढ़ देता हूँ, आप लोग करिएगा। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में मैं बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर खूब सारी वनस्पतियाँ उग रही हैं। ठीक, उगते उगते क्या होगा, अचानक से यहाँ आग लग गई है, कुछ प्रकार की कोई घटना हो गई, तो ये घास स्थल, यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी, ये सब खत्म हो गई। फिर से नए तरीके से, क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं, क्लाइमेक्स मैंने सब कुछ खत्म हो गया, फिर उसके नए तरीके से फिर चीज़ें उग रही हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। कैंस के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, इनको आप पढ़िएगा। कीटों कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश में पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं आग के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में पर चर्चा करना, किस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, वैसे तो मैंने आग वगैरह लगा बता दिया तो आप तो सी लगा ही दोगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो आप मैं कराने के उससे नहीं था, आप इसको भी पढ़िएगा। ये मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। पारितंत्रों इकोसिस्टम की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है। मैं 12th क्लास की जब बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, उसके आखिरी के 4 चैप्टर अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा। उन चैप्टरों को आप पढ़ लोगे तो ऐसे प्रश्नों को हल करना आपके लिए सही रहेगा। ठीक, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपको पारितंत्र इकोसिस्टम मिलेगा कायदे का, तो पहले तो आपको मैंग्रोव, ऐसे मैंग्रोव का मतलब क्या, दलदली क्षेत्र में होता है। तो दलदली क्षेत्र में आपको समुद्र की भी पारिस्थितिकी मिलेगी और स्थल की भी मिलेगी, तो ये आपका जो है सबसे ज़्यादा। तो आप 2 को काट दोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 में से अब आप इनमें से बताना कौन सा है। ठीक, फिर घास स्थल यहाँ पर चर्चा थी, इसलिए मैंने बता दिया कि आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट तैयार करोगे तब आपका एक प्रश्न हल होगा। तो ऐसे एनसीईआरटी हम कराते रहेंगे, आपके प्रश्न हल होते रहेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर जो मैंने प्रश्न इससे नहीं थे तो मैंने यहाँ पर प्रश्न बना दिए आपकी समझ के लिए, आपकी समझ आपने पढ़ते पढ़ते विकसित कर ली होगी, तो ये प्रश्न आप हल कर लोगे। तो घास स्थल क्या होते हैं, इनके पारितंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। ठीक, तो ये प्रश्न करिएगा, नहीं कर पाओगे तो मैं इसकी चर्चा कर दूँगा। हालांकि बहुत सिंपल प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, ये बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो आपकी भी तैयारी ऐसे हो जाएगी। ठीक, रखते हैं फिर यहीं तक, धन्यवाद।